हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्सोजीनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन हमें पढ़ना है। इसके और एंडोजीनस पाथवे के नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक्सोजीनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन, इसमें जो जो कंपार्टमेंट, सेलुलर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक्सोजीनस पाथवे में एंडोसोमल कंपार्टमेंट एक बनते हैं, नए बनते हैं ये सेलुलर ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके यही मेन कंपार्टमेंट है जिसमें सारी की सारी रिएक्शन होती है। मतलब एक्सोजीनस पाथवे की सारी रिएक्शन एंडोसोमल कंपार्टमेंट में होती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको एंडोजीनस पाथवे से कंफ्यूज नहीं करना है। एंडोसोमल कंपार्टमेंट एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक्सोजीनस एंटीजन होते क्या है? कोई भी फॉरेन पेप्टाइड्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें जो बाहर से आती हैं बॉडी में, वो एक्सोजीनस एंटीजन कहलाती हैं, जो सेल के अंदर नहीं बनती, सेल में बाहर से कहीं से आती हैं। ठीक है, तो फॉरेन पेप्टाइड, बैक्टीरिया, वायरसेस तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, आप इसमें फंगस लिख सकते हैं, क्योंकि जो वायरस की प्रोटीन होती हैं वो तो सेल के अंदर ही बनती हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, सॉरी चल नहीं रहा। ठीक है, वायरसेस को आप हटा दीजिएगा यहाँ से। और इसमें MHC2 इन्वॉल्व होती हैं। MHC2 जो हमारी सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं एक तरीके के, जो APC पे पाए जाते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन एक्सोजीनस एंटीजन के साथ बाइंड होने में और उनको प्रेजेंट करने में सेल सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, इन दिस पाथवे एट फर्स्ट प्रोटीन एंटीजन अटैचेस विद द सरफेस ऑफ APC। स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई भी हमारा बाहर का जो प्रोटीन एंटीजन है, जो एक्सोजीनस बाहर से कहीं से आ रहा है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से कोई भी आ रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन, ये मतलब सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है इस तरीके से। समझिए, सेल की मेम्ब्रेन या बाहर से कोई आया, यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाता है। तो अटैच किसकी सेल मेम्ब्रेन से होगा? जो सेल होगी इसमें इन्वॉल्व, वो APC ही होंगी, क्योंकि APC के ऊपर ही हमारा MHC2 पाया जाता है। ठीक है, MHC2 इन्वॉल्व है और MHC2 APC पे पाए जाते हैं। तो APC ही ऐसी सेल होती है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही ऐसी सेल्स हैं जिसमें एक्सोजीनस पाथवे पाया जाता है, बाकी सारी सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सेलुलर मेम्ब्रेन है ये, उसके साथ एंटीजन बाइंड हुआ। उसके बाद सेल सरफेस इनवेजिनेट्स एंड फॉरेन प्रोटीन एंटीजन इंटरनलाइज। उसके बाद क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करती है, अंदर की तरफ धंसती चली जाती है, ये देखिए। और प्रोटीन एंटीजन धीरे धीरे क्या होता है, इंटरनलाइज होने लग जाता है। ये देखिए, इंटरनलाइज हो रहा है, अंदर आ रहा है, मेम्ब्रेन अंदर धंस रही है और ये अंदर आता चला जा रहा है सेल के अंदर। ठीक, इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेनस कंपोनेंट इज कॉल्ड एंडोसोम। और जो इंटरनलाइज्ड कंपोनेंट एक बनता है, देखिए इस तरीके से ये और अंदर आएगा और लास्ट में क्या होगा कि मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा, यहाँ पूरा ये कट जाएगा यहाँ से और कट के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मेम्ब्रेन बनती है, मेम्ब्रेन से इस तरह का जो कंपार्टमेंट बनता है, सेल मेम्ब्रेन से कट के निकल के अलग होता है, उसको हम एंडोसोम कहते हैं। ठीक, तो एंडोसोम के अंदर एक्सोजीनस एंटीजन रहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। एंडोसोम तो कंपार्टमेंट का नाम है, जो बाहर से जो प्रोटीन अंदर आ रही है उसको अंदर आने से इंटरनलाइजेशन से जो एक कंपार्टमेंट बनता है उसको एंडोसोम कहते हैं। तो हमारा एंडोसोम है और उसके अंदर हमारा प्रोटीन एंटीजन है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, एंडोसोम्स आर रिच्ड इन प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। अब जो एंडोसोम बने हैं उसमें कई सारे प्रोटीन डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने एक इनलार्ज व्यू बना लिया है एंडोसोम का। ये पूरा जो हमने मेम्ब्रेन बाउंड बनाया हुआ ये एंडोसोम है, उसको जूम कर लिया है, क्योंकि हमें सारे प्रोसेस इसमें दिखाने हैं, इसीलिए जूम किया है। आप ये मत समझिएगा कि वो एंडोसोम बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा प्रोटीन एंटीजन जो इंटरलाइज्ड हुआ था वो प्रोटीन एंटीजन है। इस पर कैथेप्सिन मतलब प्रोटीन डिग्रेडेशन एंजाइम ने वर्क किया और उसको स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ दिया, ये टूट गया स्मॉल पेप्टाइड में। कैथेप्सिन क्या होती है? प्रोटीन डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पेप्टाइड जनरेट हो गए और उसके बाद हो क्या रहा है, जो इसमें MHC2 है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 डोमेन के साथ, ये आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के थ्रू एंडोसोम में आता है। मतलब ये जो MHC2 है ये पहले से एंडोसोम में नहीं था, ये एंडोसोम बनाया हुआ है हमने पूरा। ठीक है, एंडोसोम देखिए, एरो बना के दिखाया, तो एंडोसोम में पहले से तो ये था नहीं MHC2। ये कहाँ से आया है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे आया है। और कौन लेके आया है इनको? गोल्जी बॉडीज। ठीक,
तो जब ये एंडोसोम में आते हैं तो उस टाइम पे ये इनवेरिएंट चेन से बाइंडेड होते हैं। इनवेरिएंट चेन, इसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है उसी में धंसे होते हैं। तो क्या होता है कि कैथेप्सिन जो एंजाइम यहाँ पाया जाता है वो इसको काट देता है, यहाँ से इनवेरिएंट चेन को अलग कर देता है। तो इनवेरिएंट चेन डिग्रेडेड हो जाती है और वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बचा रह जाता है जिसको हम क्लिप कहते हैं। पूरी तरह से डिग्रेड नहीं कर पाते कैथेप्सिन, थोड़ा सा यहाँ रह जाता है पार्ट, तो उसको हम क्लिप बोलते हैं। देखिए क्लिप यहाँ बचा रह गया है। उसके बाद ये हमारे पेप्टाइड्स आ गए। अब पेप्टाइड से बाइंड होने के लिए यहाँ आते हैं तो क्लिप अपने आप रिमूव हो जाता है, क्योंकि क्लिप को यहाँ बाइंड नहीं रहना है, यहाँ बाइंड होना अल्टीमेटली तो प्रोटीन के पेप्टाइड्स को ही है, स्मॉल जो प्रोटीन एंटीजन है। तो पेप्टाइड बाइंड करता है और क्लिप रिमूव हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए भी कई सारे एंजाइम्स यूज़ होते होंगे, लेकिन इतना डिटेल में हमें इसको पढ़ना नहीं है। तो बस हम इतना समझेंगे कि क्लिप रिमूव हुआ और पेप्टाइड आकर के यहाँ अटैच हो गया। अब यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। MHC2 प्रोटीन्स कैरी टूवर्ड्स एंडोसोम फ्रॉम ER वाया गोल्जी बॉडीज़। मतलब MHC प्रोटीन कहाँ पे लाई जाती है? एंडोसोम में। कहाँ से? ER से, और किसके द्वारा? गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा। ठीक, ये जैसे हमने आता हुआ इसको दिखाया है। उसके बाद MHC2 आर एसोसिएटेड विद इनवेरिएंट चेन इन ER। अब बताया गया MHC2 इनवेरिएंट चेन के साथ एसोसिएटेड रहती है, ER के अंदर से ही एसोसिएटेड रहती हैं, यहाँ आती हैं। तो यहाँ भी अभी एसोसिएटेड ही दिखाया है हमने इनको। ठीक है, इनवेरिएंट चेन को हम स्मॉल में मतलब शॉर्ट में आई और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आफ्टर कमिंग इन एंडोसोम इनवेरिएंट चेन इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ कैथेप्सिन एंजाइम। यहाँ देखिए हमने कैथेप्सिन एंजाइम से इसको ब्रोक कर दिया है, डिग्रेड हो गई है और यहाँ क्लिप बची रह गई है। उसके बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ इनवेरिएंट चेन ए स्मॉल क्लिप रिमेन्स इन द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ऑफ MHC2। जैसे कि यहाँ बची हुई रह गई है, आपने देखा। तो उसको रिमूव करने के बाद, इनवेरिएंट चेन को रिमूव करने के बाद भी स्मॉल क्लिप बची रह जाती है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ऑफ MHC2 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फॉरेन एंटीजन बाइंड्स विद MHC2। अब फॉरेन एंटीजन जो डिग्रेडेशन के बाद हमारा यहाँ बना था, ये फॉरेन एंटीजन था, उसका डिग्रेडेशन होने के बाद स्मॉल पेप्टाइड बने थे। अब ये स्मॉल पेप्टाइड यहाँ बाइंड कर जाते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि फॉरेन एंटीजन बाइंड्स विद MHC2 एंड पेप्टाइड बाउंड MHC2 मूव टूवर्ड सेल सरफेस वाया गोल्जी टू कॉल THCD4 सेल्स। ठीक है, अब जब पेप्टाइड के साथ MHC2 बाउंड हो गया है स्मॉल पेप्टाइड के साथ, तो वो क्या करेगा? अब उसको सेल की सरफेस पे जाना है, अपने उसको प्रेजेंट करना है दूसरी सेल्स को। तो गोल्जी उनको लेकर के जाएगी सेल की सरफेस पे और उसके बाद फिर TH या CD4 सेल्स को वो अट्रैक्ट करेगी या बुलाएगी जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? देखिए, मूव टू सेल सरफेस वाया गोल्जी बॉडीज़। इसमें मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया है, इसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिख भी दिया है। इसको बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो सामने वाले को भी ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पूरा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है किस तरीके से, एक एक स्टेप। तो इसको आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आप लोगों को आज भेज दूँगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।